बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं आज के अपने लेक्चर की जानिब। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर में हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है, इसको किस तरह हल किया जाता है, इसके मराहिल कौन कौन से हैं, इन तमाम को हम डिटेल से स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की जानिब। लेकिन टॉपिक से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन जो इम्पोर्टेंट भी है और इस चैप्टर से पहले स्टार्ट से पहले इसका समझना ज़रूरी भी है। वो डेफिनेशन है साइंटिफिक मेथड की। साइंटिफिक मेथड किसको कहते हैं, क्या होता है, ये देखते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले कि डेफिनेशन पढ़ें, इसका कॉन्सेप्ट ले लें थोड़ा सा कि कोई भी नई चीज़ इस दुनिया में किसी भी हवाले से जब आएगी तो हम उसके बारे में अपने नज़रियात और अपनी थ्योरीज़ बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर अभी कुछ अर्सा पहले कोविड की बीमारी आई थी। इस बीमारी को लेकर मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ नज़रियात बना लिए थे और उन नज़रियात में से कुछ हकीकी भी थे यानी सच थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन नज़रियात हैं, लोगों के जहनों में एक बात है, वो आ सकती है, हकीकत है या नहीं है उसका तो तहकीक के बाद अंदाज़ा होता है। तो साइंटिफिक मेथड में हम क्या कहते हैं, नए नज़रियात बनाने और जांचने के लिए जो तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं इसको साइंटिफिक मेथड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस चैप्टर का पहला टॉपिक बायोलॉजिकल मेथड। साइंटिफिक मेथड में हमने पढ़ा था नए नज़रियात बनाते हैं और जांचते हैं। अब उसी डेफिनेशन को लेकर आगे चलेंगे कि वो साइंटिफिक मेथड जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल किया जाए। साइंटिफिक मेथड क्या था, नए नज़रियात बनाए और जांचे जाते थे। लेकिन अगर उन नए नज़रियात का ताल्लुक़ बायोलॉजिकल अवामिल से हो, मतलब लिविंग थिंग से हो, तो उसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहेंगे। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हम बायोलॉजिकल चीज़ों को मेथड को इस्तेमाल करते हुए हल किया जाएगा, इसको बायोलॉजिकल मेथड कहेंगे। एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आया था कुछ अरसा पहले बोर्ड में कि इंसान हमेशा से ही एक बायोलॉजिस्ट रहा है। तो एक बुक के सेकंड पेज पे एक छोटा सा बॉक्स है, इसमें ये इन्फॉर्मेशन के लिए है, समझना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। अब इंसान हमेशा से ही बायोलॉजिस्ट रहा है, वो कैसे? वो ऐसे कि जैसे ही ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, तारीख़ के शुरू में हम बात करते हैं, तो इंसान जंगलों में रहता था, जानवरों का शिकार करता था और इसके लिए खाने के लिए वो फलों, बीजों या जड़ों वगैरह को भी इस्तेमाल करता था। अब बायोलॉजिस्ट कैसे था? क्योंकि इंसान जिस माहौल में रहता था उसे इस चीज़ का अंदाज़ा था कि कौन सा जानवर कहाँ पर उसको मैसर हो सकता है और वो कौन सा पौधा इस्तेमाल करेगा या कौन सा खुराक के लिए पौधा इस्तेमाल करता है और कौन सा खुराक के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। ठीक है, मिसाल के तौर पर इंसान जंगलों में रहते थे, वहाँ पर रहने के साथ साथ वो जानवरों के मसाकन के बारे में भी खूब आगाह थे और इसी बात की वजह से वो एक कामयाब शिकारी भी थे। और इसके अलावा वो ये भी जान लेते थे कि कौन सा पौधा और कौन से पौधे का फल खाने के लिए बेहतर है और कौन सा पौधा हम खाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसकी लकड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं जलाने के लिए। इस तरह वो पौधों का दूसरे पौधों के साथ फ़र्क भी जान लेते थे, जानवरों के मसाकन भी जान लेते थे और जानवरों के बारे में भी पढ़ लेते थे कि अगर इसका शिकार करना है तो किस तरीके से इसका शिकार कर सकते हैं। आगे है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के मराहिल कितने हैं। यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं।
बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शंस और तजर्बात। इसके अलावा और भी हैं, उनको हम देखते हैं कि एक शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है ये पूरी स्लाइड में, वो ये कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के मराहिल कितने हैं। ये 7 मराहिल हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अभी हम इनके नाम देखते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप इनकी डिटेल देखेंगे। स्टूडेंट्स को सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए सबसे पहले इस चीज़ का जानना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम है क्या। हम उस प्रॉब्लम की पहचान करेंगे, देखेंगे कि इसको स्टडी भी किया जा सकता है कि नहीं। हमने सबसे पहले प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन करनी है, उसके बाद उसके मुतल्लिक़ मुशाहिदात करेंगे, उसके बाद हम हाइपोथेसिस तश्कील करेंगे। स्टूडेंट्स बता दूं आपको अभी सिर्फ पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट्स की अलग से डिटेल है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद डिडक्शंस बनाएंगे, फिर तजर्बात करेंगे, नताइज का खुलासा करेंगे और फिर जो हमारे नताइज होंगे उनको रिपोर्ट करेंगे ताकि लोग भी हमारे नताइज से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो पहला स्टेप था बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करना। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान कब होगी? जब किसी बायोलॉजिस्ट को किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। स्टार्ट में मैंने आपको मिसाल दी थी कोरोना की। अब कोविड आया था, अब लोगों ने महसूस किया कि ये वाकई ही एक प्रॉब्लम है, इसका सलूशन ज़रूरी है, क्योंकि जब बीमारी आई थी तब इसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे, ना ही इसकी कोई प्रॉपर वैक्सीनेशन, ना ही कोई इसका प्रॉपर इलाज दरियाफ्त हुआ था। इसलिए शुरू में बहुत सी अमवात भी वाक़या हुई और बहुत सी पाबंदियों का भी सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, बायोलॉजिस्ट उस वक़्त बायोलॉजिकल मेथड को इख्तियार करते हैं जब इन्हें किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुराद क्या है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुराद है लिविंग थिंग्स यानी जानदारों के मुतालिक ऐसा सवाल जो या तो कोई शख्स या इदारा बायोलॉजिस्ट से पूछे या ख़ुद ब खुद उसके जहन में आ जाए। इसको हम कहते हैं ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान, जो सबसे पहला स्टेप है। यानी अगर हमारे पास क्वेश्चन होगा तो हम उसका आंसर कर सकेंगे। जब हमारे जहन में कोई क्वेश्चन है ही नहीं तो हम जवाब किसका देंगे? ठीक है स्टूडेंट्स, बोर्ड में आपको पेपर दिया जाता है, क्वेश्चन होते हैं उसमें, आपने उन्हीं क्वेश्चन के आंसर्स देने होते हैं। अगर आपको ब्लैंक क्वेश्चन पेपर दे दिया जाए, ब्लैंक पेपर दे दिया जाए और कहा जाए कि इसको हल करो, तो आप क्या हल करेंगे? इसी तरह बायोलॉजिकल मेथड में भी सबसे पहला और वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है उसकी पहचान करना कि प्रॉब्लम है क्या जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं। तो पहला स्टेप हमने प्रॉब्लम की पहचान कर ली। दूसरे स्टेप में हम मुशाहिदात करेंगे कि जिस प्रॉब्लम की हमने पहचान की है उसके मुतालिक कौन कौन से मुशाहिदात लोगों ने देखे हैं या ख़ुद बायोलॉजिस्ट ने ऑब्ज़र्व किया है, वो कौन सी चीज़ें हैं। स्टूडेंट्स, हम अच्छी तरह जानते हैं कि मुशाहिदात के लिए हम अपनी जो 5 हिस्से हैं, हमारी सेंसेस हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखकर मुशाहिदा करते हैं, मुशाहिदे को सुनने के बाद सुनने की हिस्से इस्तेमाल करते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं या छूते हैं। और मुशाहिदात मिकदारी भी हो सकते हैं और माहियती भी, यानी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों हो सकते हैं। लेकिन इनके लिए हम देखते हैं जो मिकदारी मुशाहिदात होते हैं इनको थोड़ा सा दुरुस्त माना जाता है, क्योंकि ये मुतगय्यर नहीं होते। मुतगय्यर कहते हैं इनकी, जैसे थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं आपको, माहियती में हम देखते हैं कि चीज़ बड़ी है और छोटी है। अब कितनी बड़ी है कितनी छोटी है इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। मिकदारी में हम बताते हैं कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर या 5 किलो ज़्यादा है या कम है। ठीक है, इसलिए मिकदारी मुशाहिदात मुतगय्यर नहीं होते। हमारे पास एक वैल्यू फ़िक्स आती है,
इनको नापा जा सकता है, इनका अंदराज हिस्सों में किया जा सकता है, इसलिए हम मिकदारी मुशाहिदात को दुरुस्त मानते हैं।